Hello everyone, good evening to all of you. As you know, I am giving you online classes, and today once again I am going to teach you the second lesson, a room 10 by 8 square of your book Rainbow. In the last video, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सी बातें जानी, और विशेषकर स्पेशली जो है मिसेस मलिक जो हैं, जो इंसिस्ट कर रही थी बार बार कि ये रूम जो है 10 बाई 8 का होगा उस ड्राफ्ट प्लान में, और वो अल्टीमेटली उस पर सहमति हो जाती है और डिसाइड किया जाता है कि एक नया मकान बनाया जाएगा दिल्ली में, और उसकी सारी योजनाएं पूरी हो जाती है। और लास्ट में जो प्लान है वो अप्रूवल के लिए म्यूनिसिपल बोर्ड के सामने यानी कॉरपोरेशन के सामने पेश किया जाता है, और उसको अनुमति मिल जाती है, ग्रांट मिल जाती है और परमिशन मिल जाती है कंस्ट्रक्शन की, और उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। ऐसा हमने लास्ट तक पढ़ा था। और जो मेन पर्पस है इस लेसन के लिखने का, ये बताने का कि हाउ द यंग जनरेशन, पीपल ऑफ यंग जनरेशन बिहेव्ड बैडली विद ओल्ड जनरेशन, ये इसका मेन मकसद है। और जो हमारे सोशल फैब्रिक में ये जो जनरेशन गैप की जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको बताना इस लेसन का मकसद है। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर, सारी जो प्लान से संबंधित जो व्यवस्थाएं थी, सारी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उपलब्ध करा दिए गए। एंड द प्लान वॉज सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू ऑपरेशन, और प्लान को जो है वो सबमिट किया गया, सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द कॉरपोरेशन। यहाँ तक हमने देखा था, अब इसको हम आगे लेते हैं। मिसेस मलिक, यहाँ फिर अप्रूवल भी मिल जाता है, उस परमिशन मिल जाती है। मिसेस मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट, मिसेस मलिक ने एक अथक, अनटायरिंग एक वर्ड आया यहाँ पर, अनटायरिंग, अनटायरिंग मीन्स होता है अथक, यहाँ बिना थके हुए कह सकते हैं जिसको, बिना थके हुए उन्होंने अनटायरिंग जो है इंटरेस्ट लिया इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, मकान के निर्माण में उन्होंने अथक कोशिश की। अर्थात कहने का मतलब अपनी तरफ से जबरदस्त प्रयास किया उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। ये देखिए, शी वुड बी सीन स्टैंडिंग, कैसे, अब हम देखेंगे हाउ शी टुक अनटायरिंग इंटरेस्ट, अपने मकान को कंस्ट्रक्शन में उन्होंने किस तरह से रुचि ली उसके बारे में जानेंगे। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइड विद हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे, पूरे दिन वो अम्ब्रेला के साथ में उस साइट पर, साइट का मतलब आप जानते ही हैं, साइट माने कार्यस्थल, कार्यस्थल पर अम्ब्रेला लिए हुए, अर्थात कहने का मतलब छाता लिए हुए उनको पूरे दिन देखा जा सकता था, पूरे दिन वहाँ पर देखा जा सकता था। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक व्यक्ति जब समर्पित होकर के किसी काम पर लगता है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो यहाँ इनका एक दूसरा रूप आ रहा है सामने, एक जिम्मेदार घर के सदस्य के रूप में, जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी के रूप में उन्होंने यहाँ अपना रोल अदा किया है। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइड, उन्हें देखा जा सकता था साइट पर, अर्थात वहाँ कार्यस्थल पर, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन,
शी सुपरवाइज्ड, वहाँ वो क्या करती थी, सुपरवाइज करती थी। सुपरवाइज माने जानते हैं आप लोग, सुपरवाइज का मतलब होता है निरीक्षण करना। निरीक्षण करती थी वो, निरीक्षण करना, निरीक्षण किया, निरीक्षण किया। शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, वो प्रत्येक जो वहाँ निरीक्षण स्थल पर जो भी काम होता था उस प्रत्येक काम का वो निरीक्षण करती थी। एट टाइम्स शी वुड गिव्स अ हैंड टू द मेसन्स, और समय समय पर वो जो मेसन्स होते थे, मेसन्स माने आप जानते ही हैं, मेसन्स का मतलब होता है एट टाइम्स का मतलब कभी कभी, समय समय पर। शी वुड गिव अ हैंड, गिव अ हैंड, गिव अ हैंड का मतलब यहाँ पर है मदद करना, हेल्प, हेल्प करती थी। गिव अ हैंड का मतलब यहाँ पर हेल्प। एट टाइम्स शी वुड गिव अ हैंड टू द मेसन्स, मेसन्स का मतलब होता है कारीगर। जो कारीगर थे वहाँ, जो काम करने वाले लोग थे कारीगर, उनकी वो समय समय पर क्या करती थी, मदद करती थी। एंड अदर्स, और अन्य लोगों को भी सहयोग प्रदान करती थी। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट, वो कंस्ट्रक्शन साइट पर आने वाली, अराइव का मतलब जानते हैं आने वाली, आना। एट द कंस्ट्रक्शन साइट यानी निर्माण स्थल, कंस्ट्रक्शन का मतलब आप जानते ही हैं निर्माण, और इसका ऑब्जेक्ट होता है डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, और साइट माने आपको बता ही दिया कार्यस्थल, यानी निर्माण स्थल पर आने वाली वो सबसे पहली होती थी। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरी वन हैड, और सब चले जाते थे, एवरी वन हैड गोन अवे, जब सब चले जाते थे तब वो वहाँ से जाती थी। तो ये अपने आप में पता चल रहा है कि वो कितनी रिस्पॉन्सिबल थी अपने कार्य के लिए, अपने जिम्मेदारी के लिए। इसका उदाहरण हमारे सामने आ रहा है। एवरी वन हैड गोन अवे, शी एंश्योर्ड, इसके अलावा देखिए शी एंश्योर्ड, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, पक्का करना, सुनिश्चित करना, किसी चीज के बारे में पक्का करना, सुनिश्चित करना, या हम सरल शब्द में इसको कह सकते हैं पक्का करना। शी एंश्योर, एंश्योर, एंश्योर्ड, एंश्योर्ड दैट देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटीरियल, वो ये पक्का करती थी, ये सुनिश्चित करती थी कि किसी भी प्रकार का कोई, देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटीरियल, वेस्टेज का मतलब आप जानते ही बर्बादी, और मटीरियल माने होता है सामग्री। वहाँ पर जो बिल्डिंग मटीरियल जो भी होती थी, सीमेंट है, पत्थर, चूना, इसके अलावा और भी जो वहाँ पर इसके संबंधित कंस्ट्रक्शन से जो रिलेटेड जो भी मटेरियल होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, उनकी कहीं बर्बादी तो नहीं हो रही है, उसको वो पक्का करती थी। एंड इसके अलावा देखिए, एंड द लेबर डिड नॉट, और ये भी देखती थी कि कहीं लेबर जो है डिड नॉट आइडल अबाउट, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लेबर हैं वो सुस्ता रहे हैं। आइडल अबाउट का मतलब सुस्ताना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेबर जो है वो सुस्ताने लग रहे हैं, यानी सुस्ता रहे हैं, समय पास कर रहे हैं, अपना दिन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, ये भी वो पक्का करती। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कम्प्लीटेड, और मकान जब बना, पूरा हुआ, उससे काफ़ी समय पहले ही मिसेस मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर। काफ़ी योजनाएं उन्होंने, जैसे कि महिलाओं का एक नेचर होता है, तो वैसे ही उन्होंने भी एक योजना बना ली थी। मकान कंप्लीट होने से पहले ही मिसेस मलिक इंसिस्टेड, जोर डाला उन्होंने, इंसिस्ट का मतलब जोर डालना, दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर, कि वो क्या करेंगी, नए फर्नीचर लेंगी। हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, यानी मकान के लिए वो नए फर्नीचर जो है वो बनाएंगे। ये बात उन्होंने पहले ही से डिसाइड कर ली थी। शी वुड नॉट लेट, और इसके साथ में उन्होंने ये पक्का इरादा भी कर लिया था, शी वुड नॉट लेट, लेट का मतलब अनुमति देना, द ओल्ड फर्नीचर, यानी जो पुराना फर्नीचर है उसको बिल्कुल भी वो एंटर नहीं होने देंगी अपने घर में। फर्नीचर, लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर, शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, नए मकान में किसी भी तरह से पुराने
फर्नीचर को अलाउ नहीं करेंगे, नहीं लें। यानी कहने का मतलब उनका इरादा था कि वो मकान में नए मकान में नया फर्नीचर ही लेंगे। नॉट अ पीस ऑफ इट, यानी कहने का मतलब इसका एक भी, यानी उस फर्नीचर का, पुराने फर्नीचर का, ओल्ड फर्नीचर का एक भी टुकड़ा जो है वो नहीं ले जाएंगे। तो हमने जाना किस तरह से उस मकान को, हाउस को बनाने में, कंस्ट्रक्शन में उन्होंने किस तरह से अनटायरिंग इंटरेस्ट लिया, वो हमने देखा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ हम देख रहे हैं। यहाँ पर इनका एक उजला पक्ष आया, इनकी इनका पॉजिटिव जो कैरेक्टर का पॉजिटिव जो क्वालिटी है वो यहाँ हमारे सामने आई। रिस्पॉन्सिबल लेडी थी वो, रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी फैमिली थी, जो होना चाहिए। आगे देखें, दे वर स्टिल इन द मिड्स, अभी देवर का मतलब मलिक फैमिली, देवर स्टिल, अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी, इन द मिड्स ऑफ द प्लान टू शिफ्ट, अभी वो शिफ्ट होने का, अर्थात कहने का मतलब मकान में शिफ्ट होने की योजना बना ही रहे थे। शिफ्ट का मतलब प्रवेश करना, यहाँ पर शिफ्ट का मतलब घर में अपना प्रवेश करने के लिए हम शिफ्ट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। एंटर, जैसे जब इसी बीच, जब वो मिड्स का मतलब बीच में ही, मध्य में ही, अर्थात वो अभी कुल मिला के मकान में एंटर होने की योजना बना ही रहे थे। व्हेन दे लर्न, जब ही उन्हें ये पता चला, जब ही उन्हें ये जानकारी मिली, लर्न का मतलब उन्होंने जाना, दैट द हाउस हैड, कि उनका जो ये मकान है वो क्या कर लिया गया, हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि सरकार द्वारा इसको अधिग्रहित कर लिया गया। एक्वायर्ड का मतलब कब्जा कर लिया गया है, अधिग्रहित। जैसा कि आप लोगों को याद है कि हमारा जो भूखंड होता है, प्लॉट जो होता है, वो जो पट्टा हमारा बनता है, रजिस्टर्ड, जो हमारे पास एक प्रमाण होता है हमारे कि ये ज़मीन हमारी है, उसमें नीचे स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि सरकार किसी भी समय इस पर अपना कब्जा कर सकती है अपने उपयोग के लिए। तो इसीलिए एक जानकारी की बात है, कोई भी आपके पास में जो भूखंड है वो, उस पर सरकार कभी भी कब्जा कर सकती है। तो इनके मकान पर भी ऐसा, उनको जब वो बना ही रहे थे योजना प्रवेश करने की, तभी उनको पता चला कि उनके मकान को सरकार ने एक्वायर कर लिया है। एक्वायर का मतलब यहाँ अधिग्रहित कर लिया है, बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। मिसेस मलिक वॉज फ्यूरियस, और जब मिसेस मलिक को ये जानकारी हुई तो वो, उनका गुस्से का ठिकाना नहीं रहा, फ्यूरियस हो गई। फ्यूरियस का मतलब बहुत वेरी एंग्री, वेरी एंग्री। ये एक नेचुरल एटीट्यूड था। हम भी अगर मेहनत करके किसी काम को करते हैं और पता चलता है कि उसमें हमसे वो छीन लिया गया है, या हम उस पर अब फ्यूचर में अपने मर्जी से, विल से, अपनी विश से उसका उपयोग नहीं कर सकते उस चीज़ का, तो ये स्वाभाविक बात थी और वैसा हुआ। गुस्सा हुई, वो नाराज़ हुई, और उनके नाराज़गी का कारण क्या था कि उनके मकान को सरकार द्वारा एक्वायर कर लिया गया, यूज़ करने से पहले, एंट्री से ही पहले, यानी वो एंटर हुए नहीं, शिफ्ट हुए नहीं, उससे पहले। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही पल, नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन्ड द रेंट असेस्ड, लेकिन उसके बाद जब मिस्टर मलिक ने इस सरकार द्वारा जो इसका किराया असेस्ड किया गया, निर्धारित किया गया, वो बताया, उसका उल्लेख किया। मेंशन का मतलब उल्लेख करना, उल्लेख किया, जिक्र किया, यानी जानकारी दी कि भाई इसका किराया सरकार ये देगी। तो सी क्वाइटेंड डाउन, यानी मिसेज मलिक क्या हो गई, शांत हो गई। मिसेज मलिक ने जो है अपना गुस्सा जो है छोड़ दिया। ऐसी कुछ जानकारी जब उनको मिली कि भाई हाँ, आपका मकान जो है अधिग्रहित किया गया, लेकिन इसमें आपको इतना किराया दिया जाएगा, तो वो सेटिस्फैक्टरी था, किराया काफ़ी ठीक था, हैंडसम था, इसलिए वो शायद शांत हो गई। यहाँ देखिए वर्ड आया क्वाइटेंड, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एडजेक्टिव वर्ड। जैसे इसमें एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है, क्वाइट, और इसमें ईएन लगा करके फर्स्ट फॉर्म बनाई गई है। यानी रूल क्या है, किसी भी एडजेक्टिव वर्ड में ईएन लगाकर उसकी फर्स्ट फॉर्म बनाई जाती है, उसको मेन वर्ब बनाया जाता है, और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हमेशा ईडी लगा के बनाई जाती है। तो ये इसकी सेकंड फॉर्म है, क्वाइटेंड डाउन, फिर वो शांत हो गई।
और तो गुस्सा आया और होना था, स्वाभाविक था। लेकिन बाद में जब उनको पता चला, मिस्टर मलिक ने मेंशन किया कि इसका रेंट जो है, इसका किराया जो है, रेंट का मतलब किराया ये होगा, तो वो शांत हो गए। वाइल, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस शी हैड कल्टिवेटेड लव फॉर हर नेबर्स। यानी जब वो, कहने का मतलब यहाँ अपने मकान की सुपरवाइजिंग कर रही थी, तो वो आसपास जो लोग थे, जैसे कि वो फेमिलियर, कहने का मतलब काफ़ी फ्रेंडली थी, वो लोगों से मित्रवत व्यवहार था उनका, उसका उदाहरण आ रहा है। उनके नेचर का एक, उनके कैरेक्टर का एक और पॉजिटिव पार्ट आ रहा है। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस शी हैड कल्टिवेटेड लव फॉर हर नेबर्स। उन्होंने अपने जो पड़ोसी थे, कल्टिवेटेड का मतलब पैदा कर लिया था, अपने अंदर पैदा कर लिया था। क्या अपने अंदर, उनके अंदर पैदा हो गया था, आ गया था, प्रेम आ गया था, लगाव आ गया था फॉर हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के लिए। एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, और इस तरह से उन्होंने वहाँ कॉलोनी में अपने मित्र भी बना लिए। तो ये उनका एक और एमिकेबल नेचर था, उससे पता चल रहा है कि वो मित्रवत थी, फ्रेंडली थी। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप, और इसके अलावा उन्होंने मकान के डूइंग अप के लिए बहुत सी योजनाएं सोची थी। डूइंग अप का मतलब उसके बेहतरी के लिए, मकान को बेहतर बनाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए उन्होंने बहुत से योजनाएं क्या कर रखी थी। वेरियस माने आपको बताइए, मेनी, कई प्लान्स बना लिए थे मकान को अच्छा करने के लिए, उसके डूइंग अप के लिए। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगेटन। लेकिन इसके बाद अभी जो ये लफड़ा हुआ, अभी जो ये उनके साथ जो एक घटना घटित हुई कि उनका मकान यूज़ लेने से पहले ही, शिफ्ट करने से पहले ही सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, तो ये सारी बातें क्या की जानी पड़ी, भुलाई जानी पड़ी, मजबूरी बता रहा है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, हैड टू, हैज़ टू, हैव और हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्रेजेंट की मजबूरी बताता है, हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट पास्ट की मजबूरी बताता है, विल या सेल हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट जो है आपके फ्यूचर की कंपल्सन को बताता है। तो यहाँ ये पास्ट की मजबूरी आ रही है और पैसिव में आ रही है। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, हर चीज़ क्या कर दी जानी पड़ी, भुलाई जानी पड़ी, यानी सब कुछ ये जो योजनाएं थी धरी की धरी रह गई। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं हम। आशा करता हूँ कि आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे और कोऑपरेट करिए, हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी आपके सहयोग से, और हमारा जो मकसद है वो पूरा होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। Then they were transferred from Delhi। इसी बीच क्या हुआ, एक और घटना घटित हुई। मिस्टर मलिक की समय समय पर ट्रांसफर्स होती रहती थी, तो मिस्टर मलिक की जो है दिल्ली से ट्रांसफ़र हो गई। ट्रांसफ़र माने जानते ही स्थानांतरण। मिस्टर मलिक, मिसेज मलिक वॉज हैप्पी। इस पर मिसेज मलिक जो थी वो क्या थी, ट्रांसफ़र होने पर खुश थी वो। शी वुड नो मोर सी हर हाउस। अब उनको ऐसा लगा कि चलो कि जिस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाया अब उसको देखने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो बार बार दुख नहीं होगा। तो उन्होंने वो थोड़ी इस चीज़ पर खुश हो गई ट्रांसफ़र होने पर। शी वुड नो मोर सी हर हाउस। अब उनको लगा कि अब हमें उस मकान को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट। अब इसमें न रहने की कोई खेद नहीं होगा। रिग्रेट का मतलब खेद होना, दुख होना। रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट। इस मकान में न रहने का कोई खेद उनको नहीं रहेगा, क्योंकि वो चीज़ जब सामने ही नहीं रहेगी तो परेशानी भी नहीं रहेगी। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट। और फिर जब उनको याद आया उस पर्याप्त, सब्सटेंशियल का मतलब होगा पर्याप्त, इनफ कह सकते हैं जिसको, इनफ या पर्याप्त, सफिशिएंट, तीन वर्ड आ गया आपके। सब्सटेंशियल का सिमिलर वर्ड क्या क्या हो गया, एक तो इनफ हो गया आपके और एक सफिशिएंट। तो लेकिन जैसे ही उनके दिमाग में सफिशिएंट रेंट के बारे में दिमाग में जैसे ही उनको पता चलता है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा, काफ़ी पर्याप्त किराया मिल जाएगा, फील कंसोल्ड, तो फिर उनको राहत महसूस होती। किसी प्रकार का किसी भी तरह की जो तकलीफ उनके मन में थी वो निकल जाती। जो ये नुकसान हुआ था उनको, वो नुकसान उनके दिमाग से निकल जाता।
ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। दे हैड टू वेट फॉर मेनी मोर ईयर्स फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली। तो इसके बार बार एक स्थान से जाना, एक ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। दे हैड टू वेट फॉर मेनी मोर ईयर्स फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली। तो ऐसे में इस तरह से जो ट्रांसफर्स की प्रक्रिया होती है कर्मचारियों की, ध्यान ही आपको, तो उस सेम प्लेस पर जहाँ आप थे पहले, वहाँ आने के लिए काफ़ी समय लगता था, काफ़ी साल लग जाते थे। तो दिल्ली में वापस आने में उनको काफ़ी साल लगने वाले थे। उसके लिए उनको इंतज़ार करना पड़ता था, इंतज़ार करना भी पड़ा उन्हें। इन द मीन वाइल, और इसी बीच यानी काफ़ी वर्षों बाद उनको वापस दिल्ली में पोस्टिंग मिली। इन द मीन वाइल मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ट अवे। इसी बीच क्या हुआ, एक दुर्घटना घटित हुई, एक बुरी बात हुई कि मिसेज मलिक की जो मदर इन लॉ थी, यानी उनकी सास जो थी, पास्ट अवे, एक फ्रेजल वर्ब है। इससे पहले मैंने आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में बताया है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? फ्रेजल वर्ब एक प्रकार से एक ऐसी कॉम्बिनेशन होता है जिसमें मेन वर्ब के साथ में प्रपोजिशन या एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, जिनका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो कभी भी वास्तविक अर्थ नहीं होता। जैसे ये देखिए आप, पास अवे, पास माने शाब्दिक अर्थ क्या है? पास का मतलब गुजरना या उत्तीर्ण होना, और अवे माने बाहर। तो ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन ये इसका वास्तविक अर्थ नहीं है। पास अवे का मतलब होता है डाइड, मर गई थी। पास अवे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मर जाना। तो इसी बीच एक घटना क्या घटित हुई, उनकी जो सास थी वो गुजर गई, अर्थात उनका देहांत हो गया। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, और उनकी जो बेटी थी उसकी भी विवाह कर दिया गया। इन ए वे, एक तरह से दे वर लकी, एक तरह से वो लोग थोड़े से लकी थे। दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, कि उनका मकान जो है वो सरकार द्वारा को क्या कर दिया गया था, सरकार को दे दिया गया था, अर्थात सरकार को किराए पर दे दिया था। इस मामले में एक तरह से वो लकी थे, रेंटेड टू द गवर्नमेंट। क्यों थे, इसका कारण बता रहा है। क्योंकि जो अगर मान लीजिए कोई मकान किराए पर दिया जाता है प्राइवेट लोगों को, तो उसके क्या नुकसान है, जैसे बता रहा है प्राइवेट टेनेंट्स का मतलब होता है निजी जो किराएदार होते हैं, यानी सरकार के अलावा जो दूसरे अन्य जो लोग होते हैं, टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार, आर सच ए हेडेक, क्योंकि ये लोग वास्तव में एक प्रकार से सिरदर्द होते हैं। ये लोग क्या होते हैं? सिरदर्द होते हैं। हेडेक का मतलब सिरदर्द, यानी परेशानी का कारण बनते हैं। देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, क्योंकि इनकी कंप्लेंट्स और उनकी डिमांड्स का कोई एंड नहीं होता, कोई समापन, अंत नहीं होता। इसलिए एक तरह से उनको लगा कि सरकार द्वारा इसको जो अधिग्रहित कर लिया गया ये ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड देन, और उसके बाद में क्या होता है, दे आर मोर ओपन देन नॉट। इसके अलावा और बता रहा है कि दे आर मोर ओपन देन नॉट इर्रेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट। और गवर्नमेंट की बात बता रहा है कि गवर्नमेंट जो होती है वो आमतौर पर क्या होता है, इनके मुकाबले में, प्राइवेट टेनेंट्स के मुकाबले में इर्रेगुलर नहीं होती इन पेमेंट ऑफ द रेंट, यानी किराए का जो भुगतान होता है उसके मामले में सरकार जो है वो इर्रेगुलर नहीं होती है, अर्थात सरकार समय पर किराया दे देती है। मिसेज मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्वेश्चन्ड, और इनके मकान को सरकार द्वारा रिक्वेश्चन्ड कर लिए जाने के कारण, अर्थात कब्जे में ले लेने के कारण, रिक्वेश्चन्ड का मतलब अधिग्रहित कर लेने के कारण, द रेंट वॉज क्रेडिटेड, इसलिए सीधा जो रेंट था वो सीधा क्रेडिटेड किया जाता था। क्रेडिटेड का मतलब होता है सीधे जमा कर देना, नकद कर देना, जमा कर देना टू देयर बैंक अकाउंट। यानी कहने का मतलब इस कारण से, क्योंकि सरकार द्वारा ये अधिग्रहित कर लिया गया था, तो सरकार का नियमानुसार उनका जो किराया था वो सीधे उनके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता था, क्रेडिटेड किया जाता था। एवरी मंथ रेगुलरली, प्रत्येक महीने बिल्कुल समय पर, नियमित रूप से। तो ये उनको फायदा। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट देखा, यहाँ पर हमने प्राइवेट टेनेंट्स द्वारा की जो है क्यों वो हेडेक होते हैं वो जाना हमने, और देन उसके अलावा सरकार द्वारा अगर आपके निजी मकान को या निजी बिल्डिंग को अगर अधिग्रहित कर लिया गया है, एक्वायर कर लिया गया, तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं ये हमने यहाँ पर जाना। ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, अब उनके खुद एकमात्र जो बेटा था उसकी शादी की जानी थी।
Mr. Malik thought that they would rather be done with it before he retired. और मिस्टर मलिक ने ये सोचा कि इसकी उनके बेटे की शादी जो है वो rather to be done, यानी काफ़ी हद तक उन्होंने सोचा कि उनके रिटायर होने से पहले उसके बेटे की शादी जो है वो हो जाएगी, ऐसा उन्होंने विचार किया। Their son had been married, और फिर उसके बाद में उनके बेटे का विवाह कर दिया गया। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, और मिस्टर मलिक भी अपने सेवा से निवृत्त हो गए अर्थात रिटायर हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन अभी यहाँ उनका जो मकान था वो अभी भी सरकार से छुड़ाया नहीं गया था, रिलीज नहीं किया गया था, सरकार द्वारा छोड़ा नहीं गया था। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस। और यहाँ देखिए उनके लिए बड़ी दुखद बात थी कि खुद का मकान होते हुए भी उनको दिल्ली में रिटायरमेंट के बाद मिस्टर एंड मिसेज मलिक को अपने बेटे के साथ और अपनी बहू के साथ, डॉटर इन लॉ के साथ एक रेंटेड हाउस में रहना पड़ रहा था, एक किराए के मकान पर रहना पड़ रहा था। ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है। मिस्टर मलिक वॉज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस, और मिस्टर मलिक जो है अभी भी लड़ रहे थे मकान को छुड़ाने के लिए, मकान को सरकार से छुड़ाने के लिए। जो केस कर रखा था उन्होंने उसके लिए वो अभी भी लड़ रहे थे। एंड हिज एंड केम, जब उनका अंत आ गया अर्थात वो भी समाप्त हो गए, वो भी मर गए, उनका भी जीवन खत्म हो गया, यानी मरते दम तक उन्होंने उसका प्रयास किया। ही पास्ड अवे विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हिज हाउस इवन फॉर ए डे, यानी वो अपने मकान में एक दिन भी नहीं रह पाए, एक दिन भी न रहते हुए पास अवे हो गए अर्थात डाई, उनकी डेथ हो गई, वो समाप्त हो गए। पास अवे देखिए पहले भी बताया था आपको। नाउ विद इन 3 months द हाउस वॉज डी-रिक्वेस्टेड, और फिर 3 महीने के अंदर अंदर जो है मकान को रिलीज कर दिया गया, कब्जा छुड़ाया गया अर्थात सरकार का जो अधिग्रहण है वो समाप्त किया गया। डी-रिक्वेस्टेड, ये प्रीफिक्स है, आपको पहले भी बताया गया, बहुत से प्रीफिक्स हैं। ये डी लगने से जैसे इंक्रीज का डिक्रीज होता है उसी तरह से रिक्वेस्टेड का डी-रिक्वेस्टेड, यानी उसको कब्जे से मुक्त कर दिया गया। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज कीनर देन मिसेज मलिक टू शिफ्ट इन हर ओन हाउस। तो यहाँ हम देखते हैं लास्ट लाइन यहाँ पर समझ में, मिसेज मलिक की डॉटर इन लॉ जो थी वो ज़्यादा कीनर थी अपने नए मकान में शिफ्ट करने के लिए बजाय मिसेज मलिक के। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, आज के लिए इतना ही बहुत है। होप करता हूँ कि आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। इस कहानी को हम कल आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। ओके, थैंक यू।